आरएस मुख्य परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक हो, चाहे मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा हो, हर एग्जाम में एक पलवन पूछा जाता है। पलवन का मतलब है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसका कथन दे दिया, या कोई बहुत बड़ा साहित्यकार है उसकी कोई पंक्ति दे दी, या कबीरदास जी का दोहा दे दिया, यानी कि कोई सर्वमान्य पंक्ति, वाक्य, कोटेशन दे दिया जाता है और उसका भाव विस्तार, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंशन देने के लिए कहा जाता है। विविध रूपों से उस बात को आप सिद्ध करना होता है, तो एक पेज उस पर लगभग हर एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो वाक्य दिया जा रहा है ना, उसको 1 सेकेंड पढ़ो ध्यान से और सोचो इसकी क्या दिशाएं हो सकती है, पहला पॉइंट। फिर सोचते समय उसको संकुचित नहीं करना, दायरा मन से नहीं लगाना, उसकी बहुत सारी दिशाएं हो सकती है। ये भी नहीं कि उसने नेगेटिव कहा है तो आप उस नेगेटिव सेंस के अंदर, मतलब समग्र, है ना, जो आप जान रहे हो उसको समग्रता के साथ में, क्रमबद्धता के साथ में, भाव में, अति संक्षेपण के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सके, यही पलवन है ना। पलवन का जैसे एक बहुत कॉमन सा लेते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। तो पहले जो दे रहे हैं उसी का आप टुकड़ों में बांट दो, उसको जो चीज़ पूछी जा रही है उसको टुकड़ों में बांटो। तो साहित्य यानी स प्लस हित, जिसका लक्ष्य क्या है, कल्याण है, वो साहित्य है ना। साहित्य स प्लस हित, साहित्य क्या है, सहित प्लस की भावना है, सहित, अकेला नहीं चलता साहित्य। समाज यानी लोगों का जो संगठित समूह है वो है समाज। दर्पण जिस रूप में जो चीज़ होती है उसी रूप में दिखाई देती है। एक बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण कैसे है। तो आप पहले ये बताओगे ना कि साहित्य उन्हीं चीज़ों को रेखांकित करता है जो समाज में घट रही है, या समाज में घट रही घटनाओं का अक्षरश वर्णन करता है साहित्य। इस तरीके से भाव करो, साहित्य समाज का दर्पण है, यानी समाज के अंदर जो घट रही जो घटनाएं हैं उनको हूबहू दिखाने वाला, आईना दिखाने वाला जो रूप है, जो प्रतिबिंब है, वो साहित्य प्रतिबिंब है। तो आप कहोगे साहब देखो, पहले का जो साहित्य है उसमें वीर गाथा काल था, एक समय में साहित्य में भक्ति पे जोर आया, फिर एक समय साहित्य ऐसा था आज़ादी के समय में जिसमें कृषि, है ना, जागीरदारी, जमींदारी, शोषण प्रथा, उन चीज़ों की बात थी, राष्ट्रवाद के तेवर थे। आज साहित्य की बात करें तो आज साहित्य के अंदर जो आर्थिक उदारीकरण आया, तो आर्थिक उदारीकरण की वजह से साहित्य के अंदर अर्थ प्रदान युग हो गया। लेकिन उसका अब ये चीज़ हम नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, हम ये कहना, हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई आज का जो साहित्य है ना वो बेकार हो गया है, अर्थ प्रदान हो गया है। लेकिन इस रूप में हमें नहीं लिखना। हम ये कह रहे हैं, हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं साहित्य समाज का दर्पण है। आज भी अगर साहित्य के अंदर अगर उच्छृंखलता के तत्व आ रहे हैं, आधुनिकतावादी बातें आ रही है ना, विद्रोह के तेवर आ रहे हैं, युवा असंतोष की बात आ रही है, बेरोजगारी की बात है, हताशा, ये सारी चीज़ें कोमा में लिखनी है आपको, अल्प विराम लगाते हुए, नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। आज जो हताशा है, घुटन है, द्वंद्व है ना, बेरोजगारी है ना, व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर है, तनाव के अंदर है, तो वो भी साहित्य के अंदर लिखा जा रहा है। साहित्य मनोविज्ञान पे आजकल जो साहित्य है वो यथार्थवादी लिखा जा रहा है। आजकल साहित्य के अंदर मनोविज्ञान पे लिखा जा रहा है। स्त्री विमर्श की ओर हमारा साहित्य उन्मुख हो चुका है, ग्रामीण अंचल की ओर हमारा साहित्य जो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि आज का जो साहित्य है वो ग्रामीण उन्मुखी, महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुखी, है ना, महिला तेवर दिखाता साहित्य है, ठीक है। और अर्थ प्रदान जो युग है, आर्थिक उदारीकरण का है, आधुनिकवाद है, पूंजीवाद है, ये सारी चीज़ें। तो ये कोमा लगा करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट डालते हुए आपको लिखना है। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तब आपकी खुद की भाषा इतनी परिष्कृत हो जाएगी, जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई इन उदाहरणों के माध्यम से, और सिर्फ एक उदाहरण से नहीं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। अब आप कहोगे साहब ये तो पेज तो एक भरना है, कहाँ से लिखोगे? तो संक्षेपण एक ऐसी कला जिसमें हमेशा कहता हूँ, जैसे मान लो विज्ञान है, एक उदाहरण मैं सब जगह देता हूँ। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान आधारित, मूल्य आधारित, मूल्य निरपेक्ष, सार्वभौमिक, तथ्यपरक, अनुभवपूर्वक ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान की सारी चीज़ें आ गई ना। तो पलवन में भी जब आप घर से अभ्यास करके जाओगे तो इस तरीके से लिखो कि पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा डाल सको और ज़्यादा से ज़्यादा बात कह सको और संक्षेपण के साथ में कह सको। और ये जो पलवन है सिर्फ और सिर्फ हिंदी की दृष्टि से भी नहीं, निबंध की दृष्टि से भी बहुत जरूरी। क्यों? निबंध क्या है बेसिकली? आजकल साहित्यिक निबंध पूछे जा रहे हैं, दार्शनिक निबंध पूछे जा रहे हैं,
है ना। जैसे यूँ पूछ लिया, विदेश नीति पे पूछ लिया कि भारत की विदेश नीति पर भारत की विदेश नीति भारत की संस्कृति पर ही आधारित है, तो ये पलवन क्या, ये निबंध हो गया। तो निबंध में पलवन में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है। पलवन 1 पेज में लिखना होता है, निबंध 3-4 पेज में लिखना होता है। भावों को विस्तार देना होता है। निबंध के अंदर भी भावों का विस्तार है, पलवन है उसके अंदर भी भावों का विस्तार है। जैसे ये दे दिया। अब इसी तरीके से मान लो कोई कबीरदास जी की मान लो कोई पंक्ति दे दी, है ना, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यही दे दिया और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इसका पलवन कीजिए, ढाई आकर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। तो पहले तो ढाई आकर बताओ, प्रेम बताओ, पंडित बताओ, 3 चीज़ों को विस्तार देते हुए लिखना है। ढाई आकर किसे कहते हैं, या ढाई आकर पे बहुत ज़्यादा महत्व देना, यानी सारी वर्णमाला बेकार है, ढाई आकर को बहुत महत्व देना। ढाई आकर प्रेम के, फिर प्रेम पे ज़्यादा थोड़ा प्रेम का महत्व बताना, और पढ़े सो पंडित हो, फिर पंडित को बताना। लेकिन पंडित का मतलब ये होना कि पंडित वो नहीं है जो वेद वेदांग शिक्षा कल्प उनका जानकार है। पंडित वो है जो मर्म को समझे, जो सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके हमें बता दे, वो पंडित। तो पंडित की व्याख्या उस रूप में करनी, पंडित। फिर वो क्या कह रहा है, ढाई आकर प्रेम का। ढाई आकर क्या है, तो वो ढाई आकर हमें बताने, जो कबीरदास जी ने कहा। ढाई आकर मतलब जो सार तत्व है, तो सारे साहित्य का, सारे समाज का, सारे मूल्यों का, सारे दर्शन का जो निचोड़ है वो है प्रेम। तो फिर प्रेम का महत्व बताओ कि प्रेम से बढ़ करके कोई मूल्य नहीं है। जिस इंसान में प्रेम है उसमें दया, करुणा, ममता, सहानुभूति, सारे भाव आ जाएंगे। तो ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित हो। तो पंडित कौन है, जो ढाई आखर प्रेम के पढ़ ले। प्रेम में 2.5 अक्षर है, तो जिसने 2.5 अक्षर पढ़ लिए, तो 2.5 अक्षर पे, प्रेम पे, पंडित पे, इन 3 शब्दों को समझाते हुए हमें अपना उत्तर लिखना है। बार बार आप अभ्यास करोगे तो एक जैसा आपकी फ्रेमिंग हो जाएगी। फ्रेमिंग कैसे हो जाएगी, इसकी जगह और रहीम का पूछ लिया, रहीम ने पानी राखी बिन पानी सब सून, तो सेम ये का ये पैटर्न चलेगा। रहीम ने पानी राखी, तो पानी पे बोल्ड करो, गोड़ा करो, पानी। रहीम ने पानी राखिए, रहना चाहिए पास में। बिन पानी सब सून, बिन पानी, है ना, सून, सब सूना है, तो फिर उसको आगे एक्सटेंशन देना है। तो ये मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडी के हिसाब से भी उत्तर लिखने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो भाई टीचर कुछ भी पूछे, बात यह है कि संक्षेपण के साथ में, क्रमबद्धता के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज परास जिसे कहते हैं, ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए आप अपना उत्तर लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे इसे साझा कर सकते हैं जो आपके साथी मित्रों के लिए उपयोगी हो। और मैंने प्लेलिस्ट के अंदर 150-200 वीडियो प्रीलिम्स के लिए बना रखे हैं, 100-150 वीडियो मुख्य परीक्षा के हिसाब से बना रखे हैं, RS इंटरव्यू पे 15-20 वीडियो बना रखे हैं। कहने का मतलब मेरी कोशिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ जहाँ RS मुख्य परीक्षा के हिसाब से और प्रारंभिक परीक्षा से समग्र रणनीति में आपके साथ में साझा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।